हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ी थी और इन्वेसिव मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पढ़ी थी। तो अभी मैं पहले वाले को रिकैप्चुलेट करती हूँ, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। क्या होता है, हमारे पास कोई भी पेशेंट आती है जो आजकल हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आती है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हम सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्क्रीनिंग टेस्ट को हम कंबाइंड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कंबाइंड टेस्ट में आप क्या क्या करेंगे? एक मैटरनल एज देखेंगे जिसमें मोस्ट लाइकली रिस्क बढ़ता चला जाता है मोर देन इक्वल टू 35 ईयर्स ऑफ एज ऑफ मदर। ठीक है, सेकेंड हो जाता है एंटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड पे न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन करते हैं तब होगा। प्लस तीसरी चीज इसमें क्या होती है कंबाइंड टेस्ट में, तीसरा क्या देखते हैं हम? सीरम बीटा एचसीजी का लेवल जो ट्राइसोमीज में बढ़ जाता है। दूसरा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए जिसका लेवल कम हो जाता है ट्राइसोमीज में। ठीक है, तो हम ये चारों चीज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका रिस्क कितना है फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने का। ठीक है, ये हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, एनोमली स्कैन जिसे हम बोलते हैं 20 to 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, अगर पेशेंट हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है तो। ठीक है, तो हम ये करेंगे या उसमें साथ में अल्ट्रासाउंड करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे? ट्रिपल टेस्ट या क्वाड्रुपल टेस्ट करते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली क्वाड्रुपल टेस्ट किया जाता है। तो इसको हम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में आप क्या करोगे? न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी भी देखोगे आप, साथ में क्वाड्रुपल मार्कर्स हमने कौन कौन से देखे थे? सीरम बीटा एचसीजी का लेवल देखेंगे, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल देखेंगे, साथ में फ्री एस्ट्रायोल का लेवल देखेंगे और इनहिबिन ए का लेवल देखेंगे। ठीक है, तो इनहिबिन ए का लेवल हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन केस ऑफ ट्राइसोमीज। बीटा एचसीजी का लेवल भी बढ़ जाता है और सीरम एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल या फिर साथ में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम हो जाता है और साथ में किसका लेवल कम होता है? फ्री एस्ट्रायोल का लेवल कम हो जाता है। ये हमने देखा था इन केस ऑफ ट्राइसोमीज। ठीक है, साथ में आपने एनोमली स्कैन कर लिया। अगर आप इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग में एंटी स्कैन प्लस क्वाड्रुपल टेस्ट प्लस आप पैप ए का भी लेवल देख लेंगे। पैप ए इज प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ठीक है, अब जब किसी पेशेंट का हमने ये इतनी टेस्टिंग कर ली, उसके बाद अगर वो टेस्टिंग पॉजिटिव आ गई, मतलब वो शो हो रही है कि किसी उसका जो चाइल्ड है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सस्पेक्ट कर रहे हैं हम उसमें। जब अगर उसमें हम वो सस्पेक्ट करें तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। और डायग्नोस्टिक टेस्ट दो टाइप के होते हैं, इन्वेसिव टेस्टिंग एंड नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग। इन्वेसिव टेस्टिंग जो हमने पिछले उसमें पढ़ा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर टेस्ट कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं तो कोरियोनिक सैंपलिंग करेंगे। अगर वही टेस्ट हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो हम क्या करेंगे? एमनियोसेंटेसिस करेंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आ गया है वो नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आ गई है, तो उसको हम आज पढ़ रहे हैं। नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ प्रीनेटल टेस्टिंग बोलेंगे हम, इसे NIPT भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? सेल फ्री फीटल DNA का लेवल चेक करते हैं इन द मैटरनल सीरम। ठीक है, इसका मतलब बेस क्या है, ये कैसे स्टार्ट होता है? ये क्या होता है, ट्रोफोप्लास्ट जो होती है, ट्रोफोप्लास्ट से फीटल DNA निकलता है। ठीक है, वो DNA निकल के मैटरनल सीरम में चला जाता है और हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाती है। ये मोस्टली मोर देन आफ्टर 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ये मैटरनल सीरम में आ जाता है, सेल फ्री फीटल DNA। ठीक है, ये फीटल DNA को हम न्यूक्लियोइड्स हैं या नहीं है, उसके लिए हम इसकी DNA के वॉल्यूम को काउंट करते हैं। तो DNA के वॉल्यूम को जब आप काउंट करते हैं तो इसमें क्या होगा? अगर माना कि ट्राइसोमी 21 के लिए हम देख रहे हैं, ट्राइसोमी 21 के लिए तो उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम 21 का की जो कॉपीज हैं, DNA कॉपीज हैं, वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्राइसोमी हो गई और ट्राइसोमी हो गई क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में यूप्लॉइड होता है, तो उसमें जितनी कॉपीज होंगी उससे ज्यादा कॉपीज होंगी ट्राइसोमी 21 में। तो इस तरीके से हम सेल फ्री फीटल DNA के लेवल से हम चेक कर लेते हैं कि मैटरनल सीरम में कितना है, तभी हमें पता चल जाएगा कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ये हम सेल फ्री फीटल DNA देख रहे हैं वो ट्राइसोमी 21 और 18 के लिए सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी किस में कम हो जाती है? ट्राइसोमी 13 में। क्यों? क्योंकि ट्राइसोमी 13 में लो लेवल ऑफ साइटोसिन ग्वानिन का लेवल होता है। क्योंकि DNA के कंटेंट्स क्या होते हैं?
ये न्यूक्लियक प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनोसिन, और ये सब आपके न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन जब अगर इसमें साइटोसिन और ग्वानिन का लेवल कम होता है तो इसलिए ये इसकी सेंसिटिविटी फॉर ट्राइसोमी 13 कम हो जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम 13 पे इनका लेवल कम होता है। फिर हम देखते हैं मोनोसोमी एक्स, जो एक एबनॉर्मलिटीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसको भी डिटेक्शन रेट कम होता है। इसकी भी लो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी होती है फॉर सेल फ्री फीटल डीएनए। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है? एनआईपीटी जो टेस्टिंग है ये, या नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है ये कि ये प्रेगनेंसी स्पेसिफिक होती है। पिछली प्रेगनेंसी में कोई सी एनियोप्लॉइडी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इस जो करंट प्रेगनेंसी में जो हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। इसमें क्या होता है कि एक बार ये 10 वीक्स के बाद मैटरनल ब्लड में आना स्टार्ट करता है और पोस्ट डिलीवरी इसका लेवल नील हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड थिंग है ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। थर्ड थिंग है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। प्रोसेसिंग टाइम कम है तो इसकी रिपोर्टिंग है वो 3 to 5 वर्किंग डेज में इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि ये इनकन्क्लूसिव टेस्ट है। आप इसके बेसिस पे मतलब बिल्कुल डिटरमाइन नहीं कर मतलब एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यही है, उसको एबनॉर्मलिटी है ही। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे हमने इन्वेसिव मेथड ऑफ टेस्टिंग किया था तो उसमें हमें मतलब श्योरली हम कह सकते थे कि ये वाली प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि अगर नॉन आइडेंटिकल ट्विन प्रेगनेंसी है, ऐसे केस में अगर आपने जब टेस्ट करना है उससे पहले ही एक ट्विन्स में से एक का को वेनिशिंग ट्विन हो जाता है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो फॉल्सली पॉजिटिव आ जाते हैं, क्योंकि उसके क्रोमोसोमल सेल्स जो होते हैं वो तो आ जाते हैं ब्लड में, मैटरनल ब्लड में जो वेनिशिंग ट्विन है उसके भी क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, उसके भी फीटल टिश्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वेनिशिंग ट्विन का। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा? प्लेसेंटल मोसेकिज्म, ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप इसमें, जिसमें अगर आपको रहे कि एबनॉर्मल प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजी है या फिर नॉर्मल फीटल कोई मॉर्फोलॉजी चल रही है तो वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, साथ में अगर किसी पेशेंट के अंदर लो फीटल डीएनए है, इसका लेवल ही कम है मैटरनल सीरम के अंदर, तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होंगी। साथ में क्या होगा एनआईपीटी स्कैन में कि आप और इसमें क्या रहता है, ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये बहुत कॉस्टली रहेगा। तो जो पुअर पेशेंट्स हैं लाइक इंडियंस में पॉवर्टी लाइन ज़्यादा है तो इसलिए वो लोग नहीं करवा सकते। साथ में ये ओबीज पेशेंट्स में नहीं कर सकते। ओबीज पेशेंट में क्या होता है, इसमें फॉल्सली नेगेटिव आ जाती है, इसकी वैल्यू फॉल्सली लो वैल्यू आ जाती है ओबीज पेशेंट्स में। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग के। ठीक है, तो अभी तक हमने पूरा प्रीनेटल टेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया है कि हमें किस तरीके से एबनॉर्मलिटीज़ को स्कैन करना है, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, फिर डायग्नोज कैसे करना है। एंड हम आगे फर्दर टॉपिक्स में ओब्स के और टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।